हेलो एवरीवन, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के सीसेट के पेपर की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सीसेट है उसमें कुछ सिलेबस में चेंज हुआ था। मतलब 2024 में था, उसमें से 2 टॉपिक काटे गए हैं। जैसे पहले हमारे सिलेबस में बोधगम्य था, जीवन शैली प्रतिबल और संचार कौशल था, और बाकी तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता थी, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान था, समान मानसिक योग्यता थी और मैथ्स था और हिंदी था। पर 2026 में क्या किया गया, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज हुआ है, जिसमें से जीवन शैली प्रतिबल और संचार कौशल को हटाकर संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल को बस ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। मतलब हो सकता है कि 2027 में यही सिलेबस रहे। ठीक है, और पिछले बार मतलब 2025 के आपने पेपर में देखा होगा सीसेट में कि संप्रेषण कौशल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, यही कारण हो सकता है कि इन लोगों ने वो 2 टॉपिक को हटा के संप्रेषण कौशल को ऐड किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक बात और, 2026 से नेगेटिव मार्किंग लागू हुई है सीसेट में भी और जीएस पेपर में भी। तो इसमें भी वही प्रोसेस है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स, एक आंसर सही करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कटेगा। तो चलो आइए देखते हैं इस बार का पेपर कैसा रहा। ठीक है, तो देखो आप, निम्नलिखित समीकरण में एक्स चिन्ह किस अंक में बदलेगा। ये सिंपल है, आपको बन जाएगा। मैथ्स का है, 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ये भी आपसे बन जाएगा। मैथ्स का है, आपको देखना थोड़ा लेवल इस बार ईजी मिलेगा। सही विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा। आपको बस थोड़ा हिंदी में लग सकता है, पर ये विश्वास है कि आप मेंस हिंदी का पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको प्री की भी हिंदी ईजी लगेगी। सही विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा। ये भी रीजनिंग का। यदि कलम को कागज, कागज को किताब, किताब को मेज और मेज को कुर्सी कहा जाता है तो हम निम्नलिखित में से किस पर लिख सकते हैं। ये रीजनिंग का है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक अनुक्रम कौन सा है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अमन राज से बड़ा है लेकिन संदीप से छोटा है। रवि अमन से छोटा है लेकिन राज से बड़ा है। विक्रम राज और संदीप से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। ये भी रीजनिंग का। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम रूप में है। ठीक है, ये भी एमपी से। देखिए एमपी से कह रही हूँ, रीजनिंग से है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कई बार क्या रहता है कि वो पेपर तो बनाता है थोड़ा टफ, लेकिन वो खुद ही दे देता है। देखो अब उच्चतम में देखो सुपरलेटिव उसने लिख के दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये रीजनिंग से नहीं है, ये समझ लीजिए डिसीजन मेकिंग से है, मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान भरें। ऐसे मैंने कहा था मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला अंक ढूंढें। ये भी मैंने कहा था आते ही हैं। उसके सही विकल्प चुनें। बांसुरी, क्लेरिनेट और बीड़ा में क्या होगा। ठीक है, ये रीजनिंग से। फिर मैंने कहा था गद्यांश आते ही हैं, तो ये देखिए गद्यांश है। ठीक है, उसके बाद एक गद्यांश ये है, उसके बाद दूसरा गद्यांश ये है, तो ये आप कर सकते हैं। मैंने कहा था 2 गद्यांश आते हैं। फिर उसके बाद ये भी, ये गद्यांश के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से है। ठीक है, उसके बाद राजेश एवं सुरेश की मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक आय का अनुपात 3:2 है। यदि किसी एक माह के अंत में प्रत्येक की बचत 6,000 है तो उनकी मासिक आयों का योग है। ये मैथ्स का। एक फर्म की कुल उत्पादन लागत 300 लाख रुपए है। नीचे दिया गया पाई चार्ट विभिन्न देशों में उत्पादन लागत के प्रतिशत को दर्शाता है। अक्षर RPLM निम्नलिखित को दर्शाते हैं। ठीक है, R कच्चे माल की लागत, P पैकेजिंग लागत, L श्रम लागत, M रख रखाव लागत। ये DI से, मैंने कहा था DI से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जब आप एक बार इनकी ट्रिक जान जाओगे ना तो आपको ये ईजी लगेंगे। ठीक है, तो कोर्स में हम पढ़ेंगे इसे भी। उसके बाद है ये देखिए, मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ये आपको गंदा लग रहा होगा पर मिला यही। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि ये देखिए मैथ्स का, ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद ये भी मैथ्स का, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इनमें ट्रिक लगती है। ठीक है, तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी तो आप इजीली कर लोगे। ये 95 एवं 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके इकाई के स्थान पर 7 ये मैथ्स का। यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर तो ऐसी कितनी संभावना है। ये भी मैथ्स का है। उसके बाद यदि देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी मैथ्स का है। एक संख्या को 32 से विभाजित करने पर 28 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 8 से विभाजित करने का शेषफल होगा। ये भी मैथ्स का है। उसके बाद देखिए ये भी मैथ्स का है और ये भी मैथ्स का है। ठीक है, तो मे भी अब आप धीरे धीरे 24 का देख लिए, 25 का देख लिए, 26 का देख रहे हैं, तो
हो सकता है 24 वाला आपको थोड़ा टफ लगा हो, फिर 25 का देखा थोड़ा इजी लगा और अब ये और इजी लगेगा, और फिर जब आप एक पढ़ लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, एक बार पढ़ लेंगे ना पूरा कोर्स तो। उसके बाद नर्स कोमल ने नर्स रीति की तुलना में लगातार अधिक नाइट शिफ्ट की है, जिन्होंने 5 शिफ्ट की है। नर्स मीरा ने लगातार 15 नाइट शिफ्ट की है, जो नर्स कोमल और रीता की संयुक्त शिफ्ट से भी अधिक है। नर्स कशिश ने लगातार 8 नाइट शिफ्ट की है, जो नर्स कोमल से कम है। नर्स कोमल ने लगातार कितनी नाइट शिफ्ट की है, ठीक है। ये भी रीजनिंग का है। उसके बाद ये कथन मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आकृति वाला मैंने आपको बताया था कि इनकी ट्रिक्स होती है, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। यदि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए जाए, ये भी आते हैं, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे तो आपको ये सब ईजी लगेंगे। उसके बाद ये है गीता अपनी चचेरी बहन मीरा से बड़ी है। मीरा का भाई अमन है, गीता से भी बड़ा है। जब मीरा और अमन गीता के घर आते हैं तो तीनों को लूडो खेलना पसंद है। मीरा गीता की तुलना में अधिक बार जीतती है। सही कथन चुने, ठीक है। ये भी रीजनिंग का है। नीचे 3 तथ्य और उसके पश्चात 3 कथन 1, 2, 3 दिए गए हैं। कौन से कथन तथ्यों का अनुगमन करते हैं, उन्हें छांटकर सही विकल्प चुनिए, ठीक है। ये भी रीजनिंग का है। उसके बाद है एक कोचिंग क्लास में 6 छात्र ABCDE और F, एक A और E भाई हैं, F E की बहन है, C A के चाचा का इकलौता बेटा, B D C A के पिता के भाई की बेटियां। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। ये रीजनिंग के सब, ठीक है। रमेश बिंदु A से चलना शुरू करता है उत्तर की ओर और 12 किलोमीटर चलता है, वहाँ से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, ठीक है। ये भी रीजनिंग का है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख 3 वर्गों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज। ये भी रीजनिंग का है। 5 व्यक्तियों के एक समूह PQRS और T में से एक मनोवैज्ञानिक है, एक केमिस्ट है, एक डॉक्टर है, एक व्यवसायी है और एक शिक्षक है। इनमें से 3 व्यक्ति PR और शिक्षक व्यायाम करते हैं और 2 व्यक्ति Q और डॉक्टर व्यायाम नहीं करते हैं। व्यवसायी S और P एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन इनमें से 2 व्यक्ति व्यायाम नहीं करते। मनोवैज्ञानिक R का भाई है। ये भी रीजनिंग से आदेश और निर्देश का उदाहरण है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन स्किल से। संचार में सुर का तात्पर्य, ये कम्युनिकेशन स्किल से। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण, ये भी कम्युनिकेशन से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक् प्रक्रिया के अध्ययन को संदर्भित करता है, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन स्किल से है। उसके बाद अनौपचारिक संचार को अन्यथा भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन स्किल से है। उसके बाद बाधा जो भौतिक विनाश के कारण होती है कहलाती है, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन स्किल से। संचार में प्रतिपुष्टि सहायता करते कम्युनिकेशन स्किल से। निम्नलिखित में से किस कारक से संचार का दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है, ये भी कम्युनिकेशन स्किल से। संचार प्रक्रिया का प्रथम कदम है, ये भी कम्युनिकेशन स्किल। स्वॉट विश्लेषण एक ऐसा औजार है जिसके प्रयोग से पहचाना जाता है, ये भी मतलब डिसीजन मेकिंग। डेल्फी तकनीक मुख्य रूप से किस लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। ये भी डिसीजन मेकिंग का है। निर्णय मैट्रिक्स किस लिए उपयोगी, ये भी डिसीजन मेकिंग का है, ठीक है। उसके बाद है निर्णय लेते समय पूर्वाग्रहों से बचने के लिए आपको क्या विचार करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का। निम्नलिखित में से निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने का प्रभावी तरीका कौन सा है, ये भी डिसीजन मेकिंग का। समस्या समाधान में ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या लाभ है, ये भी इस समझ ली डिसीजन मेकिंग और सॉल्यूशन का, ठीक है। यदि समस्या के लिए आपका प्रारंभिक समाधान काम नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। निर्णय लेने में अंतर्ज्ञान की क्या भूमिका है, डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने से पहले कई विकल्पों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण क्यों है। समस्या समाधान में फ्लो चार्ट का उपयोग करने का क्या लाभ है। एक बात हमेशा याद रखना, जब मेंस में आप इथिक्स का पेपर पढ़ लेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और यही चीज़ें आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेंगी और इंटरव्यू में आपको यही पोर्शन मदद करेगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि 1 साल में आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंस और अपने सिलेबस को बार बार पढ़ना और रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको प्रॉपर अपनी तैयारी अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विन्नार्थक शब्द युग्म है, ये हिंदी आ गया, ठीक है। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द युग्म छाटिए। संसार शब्द में उपसर्ग है, यति का विलोम शब्द है। जलमग्न में कौन सा तत्पुरुष समास है, हस्ती का निकार्थक शब्द है। ये सब आपको पेपर 5 हिंदी में पढ़ने को मिलेगा मेंस के, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पढ़ेंगे, इधर भी मदद हो जाएगी आपकी। निम्नलिखित में से सस्ता शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ये भी आपका निकार्थक शब्द नहीं है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। 3 युगों में होने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है। आपने ऐसे
इस पे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आपने सुने नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए आप मेंस का एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना हिंदी, तो यहाँ पे भी आपको काम आ जाएगा। उधार खाए बैठना मुहावरे का अर्थ है। सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग लोकोक्ति का अर्थ है। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। निम्नलिखित में से बेमेल विपरीतार्थक शब्द है। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो सबको समान भाव से देखे उसे कहते हैं। गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है। उसके बाद देखिए भरपेट में कौन सा समास है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह के संबंध में असंगत युग्म है। निम्नलिखित में से सही वाक्य छाटिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पूरा गद्यांश है। मैंने कहा था ना 2 वहाँ आते हैं 4 यहाँ आते हैं, तो पैटर्न वही है। ये देखो तीसरा गद्यांश है, फिर ये चौथा गद्यांश है, और फिर उसके बाद ये 5वां गद्यांश है। उसके बाद ये 6वां गद्यांश है। ये तो इजी है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि आप जब प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करते हैं तो वो चीज़ आपको प्रीलिम्स में भी मदद करेगी, मेंस में भी मदद करेगी, और प्लस यही चीज़ आपको डेवलप कर देगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और आप इस पूरे सिलेबस को जितना पढ़ लेंगे और करेंट से जितना जुड़ जाएंगे, मतलब न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इंटरव्यू में भी। फिर आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी, और चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना, आप सोचें कि बस एक बार आपने पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया और आपको रिवाइज़ नहीं करना। और एक बार याद रखना, गलती को अपनी बार बार सुधारना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको PYQ सिलेबस के बारे में बता दिया, तो अब आप सिलेबस को पूरा पढ़कर तैयार रखें, लिखकर तैयार रखें, ठीक है। क्लासेस में डेली आएँ, डेली पढ़ें और डेली उसको रिवीजन करें। उसके बाद हर PYQ को सॉल्व करें। हम इससे पुराने वाले भी सॉल्व करेंगे अभी जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद मैं अब आपके लिए मेंस का एक बार और दिखा दूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी मैं आपको सिर्फ 2024 का दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। उसके बाद फिर हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 2027 में MPPSC में सिलेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।